कि आज की क्लास में हम लोग बेसिकली इफ़ेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर हमारा टॉपिक है। मतलब जब किसी कंडक्टर को हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में क्या परसेंटेज का क्या इंक्रीमेंट आता है जब लेंथ में हम किसी परसेंट से हम उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ करते हैं। तो ये सारा टॉपिक है आज का। तो आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हाँ, हर लेक्चर ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है, तो पर इसमें इस वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें मतलब ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नहीं। ठीक है, इसके शॉर्ट ट्रिक इसमें भी हमारे पास होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत पेशेंस से देखिएगा और बिल्कुल आप ध्यान से बिल्कुल फोकस से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें दिया क्या गया है कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ जब होता है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे। तो देखिएगा, पहले मान लेते हैं कि L1 भी द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ का एक कंडक्टर है, फिर उसको x% का उसमें इंक्रीमेंट किया गया इसकी लेंथ में, x% का इंक्रीमेंट किया गया इसकी लेंथ में, और वो मतलब पहले L लेंथ था, फिर उसको बढ़ा करके L2 लेंथ कर दिया गया। ठीक है, तो अब सुनिएगा थोड़ा इसमें क्या चीज़ कैच वाली बात है कि ये L1 लेंथ है और ये L2 लेंथ है, मतलब इसको खींच करके L1 से L2 बना दिया गया। ठीक है, तो L2 बना दिया गया, तो पहले तो ये सोचिए कि इसको जब बड़ा किया गया है तो इसमें L1 लेंथ क्या होगा, कहीं होगा। मतलब अगर इसको उठा करके मैं कहीं यहाँ रखूँ तो लेट सपोज दैट ये L1 लेंथ होगा, और इतना मैंने क्या किया है, इंक्रीज किया है, इतनी सी वैल्यू मैंने क्या की है, इंक्रीज की है, ये वाला। तो इस इंक्रीज को देखिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आपको अवश्य होता होगा। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ते ऐसे हैं कि जो इंक्रीमेंट आया है ना उसको कहते हैं कि ओरिजिनल लेंथ का, मेरे वर्ड्स को काफ़ी ध्यान से गौर से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, ओरिजिनल लेंथ का x% इंक्रीज किया गया। फिर से रिपीट करें, ओरिजिनल लेंथ का x% इंक्रीज किया गया। तो जो ये मैंने वर्ड्स बोला ना, इसको लिखते कैसे हैं, देखिए ओरिजिनल लेंथ कितना है, L1, और इसमें कितने का इंक्रीज किया गया, इसमें ओरिजिनल लेंथ का कितना इंक्रीज किया गया, x%, मतलब L1 का x%, यानी इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं L1 x%, मतलब ओरिजिनल लेंथ का x% इंक्रीज किया गया, ओरिजिनल लेंथ का 1%, ओरिजिनल लेंथ में x% इंक्रीज किया गया। तो ये जो अब यहाँ पे ये जो लिखा गया ना, इसको लिखते हैं ये कितना, L1 x% का इंक्रीमेंट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि x%, मतलब कोई लोग सोचेंगे कि x% लिख दीजिए, लेकिन भाई x% किसका, दिमाग में आता ना x% किसका, तो ओरिजिनल लेंथ का x% इंक्रीज किया गया। ये चीज़ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि L1 x%। ठीक है, तो अब क्या होगा कि L2 जो लेंथ होगा L प्लस L1 x% होगा। ठीक है, यही मैं आपको यहाँ पे खास बात समझाना चाहता था कि परसेंटेज जो इंक्रीज हो रहा है ना, ओरिजिनल लेंथ का x% इंक्रीज कर रहा है, तो उसको लिखते ऐसे हैं। तो अब जो लिखेंगे हम लोग, देखिएगा ज़रा, तो अब L2 जो लिखूंगा मैं, L2 इक्वल टू L1 प्लस, माने ये पूरा लेंथ L1 x%, ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ठीक से लिख देता हूँ कि L1 प्लस L1 x%, राइट। ठीक है, चलिए अब इसमें अब देखिएगा अब क्या खास बातें हैं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। देखिए, हम जानते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, ऊपर नीचे L से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसको लिखेंगे रो L स्क्वायर बाई V, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ पूरी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ऐसे केसेस में मैंने पढ़ा चुके हैं बहुत बार, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। तो R इक्वल टू कुछ K टाइम्स L स्क्वायर, मतलब इसको कांस्टेंट मान लिया K, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका यूज हमें करना है, मेन बात इसका यूज हमें करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे यूज करते हैं। अब देखिएगा
अब इसको थोड़ा सा ठीक से आप नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने नोट किया होगा, तो अब बस अब ध्यान से बस देखते जाइए हर एक कैलकुलेशंस को ठीक से। बस हम अभी क्या कर रहे हैं ना, अभी बस हम आपकी थियरी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली हम थियरी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिर इसका क्वेश्चन यकीन मानिए बहुत ईजी होते हैं, मतलब बहुत विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे। बस आपके बेसिक्स हमें छूटने नहीं चाहिए, बस वही कोशिश कर रहे हैं, बेसिक्स छूटे ना। तो देखिएगा यहाँ पे L1 और इसको L1 और इसको लिखेंगे L1 x/100। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ पहले आपको कि जब x% है तो इसको बोलते हैं x/100। अगर कोई लिखे 3% तो इसको 3/100, ऐसे मतलब लिखने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर कभी कभी नहीं पता होती है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ओके, अब ये सारी चीज़ें लिख लिया, तो अब मुझे देखिए परसेंटेज चेंज इन रजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है कि चेंज इन रजिस्टेंस अपॉन इनिशियल। तो क्या बोलते हैं कि पहले मान लेते हैं इसका R1 रजिस्टेंस है, फिर बाद में R2 हो गया, तो R2 माइनस R1 और फिर इनिशियल रजिस्टेंस R1 इंटू 100, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि पहले हमने बताया है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करिए ठीक से, ठीक है। तो मैं अब यहीं से थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, और ये चीज़ मैं पहले आपको यहाँ पे लिख करके रख देता हूँ, R = KL², ठीक। बिल्कुल बेसिक हम कभी छोड़ेंगे नहीं, बेसिक से ही हर क्लास की शुरुआत होगी। देखिए अब आते हैं परसेंटेज चेंज इन R। तो देखिए R2 को हम लिख सकते हैं, R2 को लिखेंगे हम लोग, यहाँ से बता रहे हैं आपको, R2 = KL1² यहाँ से, और ठीक वैसे ही R1 को लिख सकते हैं KL2², अरे L1², ठीक है। और ये L2 सॉरी, ठीक है, इससे लिख लिया। तो चलिए R2 को लिखते हैं हम L1²। L2² का मतलब ये पूरा, यानी कि L1 + L1x/², फिर माइनस R2 ये है, तो R1 है सॉरी ये, ठीक है। और बाई R1 क्या होगा, KL1², ठीक है। बस सिंपली मैंने क्या किया, R2 की जगह पे इसको रखा, ठीक है, फिर R1 की जगह पे इसको रखा, और L2 जो है मैंने निकाला है पहले ही, ठीक है, वो रखा, ठीक। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें से K बाहर निकाल सकते हैं ना, K भी बाहर निकल सकता है, और यहाँ पे L1 भी बाहर निकल सकता है। तो देखिएगा पहले K निकाल लेते हैं, तो K निकाल करके L1 + L1x/100 का होल स्क्वायर माइनस L1², ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, और KL1², फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दूँ, = L1 + L1x/100, ठीक है। अब देखिएगा ये कैंसिल आउट हो गया, तो चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसमें से L1 निकालेंगे, इसमें से भी L1 निकालेंगे, इसमें भी L1 है तो निकालेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, L1 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो बचेगा यहाँ पे 1 + x/100 -1, ठीक है, -1। मैंने यहाँ से L1 बाहर निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ निकाला, तो L1 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, और नीचे L1² है, तो ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब देखिएगा फिर यहाँ पे स्क्वायर तो लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे अब लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस x/100 का होल स्क्वायर -1। अब हम लोग यहाँ तक आ गए, ठीक है। अभी कोई अप्रॉक्सीमेशन हमने नहीं लगाया है, आप बस इसको ध्यान रखिएगा कि डेल्टा r/r ही हम निकाल रहे हैं। तो ये मेरे पास अभी तक रिजल्ट है और ये यूज होगा फॉर ऑल मतलब किसी भी परसेंटेज के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है इसको, ठीक है। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको याद रख, अब इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे कर रहे हैं। अब देखिएगा, अभी जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व करके इतने तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो अच्छा देखिए, डेल्टा r/r परसेंटेज 1 प्लस x/100 ये सभी के लिए यूज होगा। मतलब कितना भी अगर लेंथ में इंक्रीज करते हैं वो परसेंटेज जितना x है उसको यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के लिए यूज है, 5%, 10%, 20% सभी चीज़ों के लिए यूज है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लगाने जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि x अगर 5% से कम खींच रहे हैं, 5% से कम खींच रहे हैं, देन परसेंटेज इंक्रीज जो चेंज इन रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। फिर अब यहाँ पे अब क्या होगा कि x को हमने क्या कर दिया, काफ़ी स्मॉल लिया है, और कितना स्मॉल, 5% से कम। तो 5% से कम होगा, तो मैंने बार बार आपको बताया कि 1 प्लस एक्स की पावर n है। तो जब x छोटा होता है तो 1 प्लस nx लिख देते हैं इसको, ठीक है, x जब स्मॉल होता है तो, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ करेंगे। ये तो काफ़ी आपको रट गया होगा, बस इतना ही बाइनोमियल आपको जानना भी ज़रूरी होता है। तो ये जब इसमें करेंगे तो 1 प्लस 2x/100, ठीक, और ये -1, ठीक, ये होगा। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास जो आ जाएगा 2x/100। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1/R1 इंटू 100 इक्वल टू 2/x/100 को लिख सकता हूँ मैं x%, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि 3% को हम लिख सकते हैं 3/100, या फिर 3/100 को लिख सकते हैं 3%। तो वैसे ही x/100 को हम x% लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सही तब है, परसेंटेज चेंज इन रजिस्टेंस अगर 5% से कम है। अब इम्पॉर्टेंट बात जो इसका रिजल्ट है वो बताने जा रहे हैं कि 5% से जब अगर कम है तो सीधा हम क्या करेंगे कि उसका रजिस्टेंस जो है चेंज 2x% उसका रजिस्टेंस में चेंज आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर 5% से कम अगर उसको खींचा जा रहा है, वायर को 5% से कम खींचा जा रहा है, तो सीधा हम 2x% लगा करके हमको उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये पहले मेरे पास ट्रिक आ गई। ट्रिक नहीं, मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट आ गया। ट्रिक कहना थोड़ा ऑब्वियस, मतलब सही नहीं होगा, ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब इसको नोट करिए। अब देखिए, आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा कि अब लेंथ को हम 1% से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब 1% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मुझे पता है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा वो 2x% होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से कम है। तो सीधा मैं क्या करूँगा, 2 और कितने परसेंट से इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो 2 इंटू 1% से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो बस मेरे पास 2% आ जाएगा। यानी अगर ऐसे करें तो 2 इंटू आई चेंज इन कितना है, 1% है, 1% से उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो 2% आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो आ गया। अच्छा, 2% से आ गया। बहुत ज़्यादा जगह क्वेश्चन जो भी होते हैं, अब ये बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि बहुत जगह क्वेश्चन आते हैं कि अगर चेंज कर रहे हैं लेंथ को कितना, 1.4% से अगर चेंज कर रहे हैं, तो फिर इसका बताइए कि परसेंटेज चेंज इन रजिस्टेंस क्या होगा। तो सीधा क्या करेंगे, 2 इंटू 1.4 सीधा 2 गुना, यानी क्या करेंगे 2.8% से इंक्रीज करेगा, उसका 2 गुना। अगर मान लीजिए वही लेंथ का कुछ 4% इंक्रीज किया, तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे 4 लिखेंगे 4% से, तो 8% का रजिस्टेंस में इंक्रीज आएगा। अगर मान लीजिए वही बोलते हैं अगर 3.1% से इंक्रीज करा रहे हैं तो 3 बस 2 गुना उसका करना है। बस देखना है कि 5 से कम है तो, ठीक है, रेजिस्टेंस में इतना। तो सीधा ऑप्शन में टिक करना है मुझे, ठीक है। बिल्कुल आप अलर्ट रहिएगा कि 5% से कम है तो 2 गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है।
ये समझ आ गया। अभी देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा आपको, ये नीट में आया हुआ है किसी वर्ष, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन में दे रहा है कि बताइए 10% का अगर लेंथ में इंक्रीमेंट बता रहे हैं तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना टाइम्स होगा पहले वाले के रेजिस्टेंस के मुकाबले। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो पहले आप ये देखो कि एक और क्वेश्चन उसमें है कि रजिस्टिविटी में कितना चेंज होगा अगर खींच रहे हैं तो आप जानते हैं कि जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता है तब तक रजिस्टिविटी में चेंज नहीं आता है। तो रजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो मटेरियल तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना भाई, हम खींच रहे हैं, कम कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना बस। तो उसका रजिस्टेंस चेंज होगा, रजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पहले तो एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन आपका। तो पहले आप ध्यान रखिए कि रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, रजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अब कितने % से चेंज होगा तो आप वो सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, ये वाला चीज़ तो हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम जानते हैं ना, ये वाली चीज़ काफ़ी इस पर फोकस करके मैंने बताया था पिछले वाले क्लास में, ठीक है। तो L2 को कैसे लिखेंगे आप सोचो। L2 को लिखेंगे L1 पहले, और कितने से खींच रहे हैं 10% L1। भाई इस पर तो मैंने बताया, इसको ऐसे लिखेंगे। तो L2 को ऐसे लिखेंगे। तो चलो अब इस पर सॉल्व करते हैं। तो अब R2/R1, अब इसको उठा करके उसको रख देते हैं। तो L1 + 10 L1 का स्क्वायर बाई L1 का स्क्वायर, भाई सबका स्क्वायर है, ठीक है। सिंपल सी बात, मैंने बस वही फार्मूला लगाया। अच्छा, इसको कई तरीके से कर सकते, पिछले वाले फार्मूले रखो, जैसे रखो, आपसे सॉल्व ये होना ही है। देखो, तो अब इसको लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख लिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो R2/R1, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सारी परसेंटेज चेंज होगा ना, परसेंटेज L1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं L1 10/100 L1 का स्क्वायर बटा L1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर R2/R1, यहाँ लिखेंगे L1 प्लस ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/10 L1 का स्क्वायर बटा L1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर इसको ऊपर ले जाते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 10 L1 प्लस L1 का स्क्वायर। अभी जो 10 है, अभी स्क्वायर उस पर लगा है तो नीचे आकर के वो 100 हो जाएगा, ठीक, नीचे आकर के 100 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 11 L1 का स्क्वायर बटा 100 का L1 का स्क्वायर। तो फिर इसको लिखेंगे 11 का होता है 121, मतलब 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 होगा, कर लो, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसको लिखेंगे और L1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर 100 L1 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर R2/R1 इक्वल टू, अच्छा अब ये क्या मेरे पास आ गया 121/100, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.21, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1.21 R1, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इतने से रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस जो होगा 1.527 R1 टाइम्स हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये करने का तरीका है, ठीक है। इसको अच्छे से बिल्कुल नोट करिए, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा दे रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। फिर अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि एक्चुअली में इतना सब कुछ करना नहीं पड़ेगा, पहले फिर भी बेसिक्स तो पहले कर लें हम लोग, बेसिक तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, नोट करिए। अभी देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इफ़ द लेंथ इज इंक्रीजेज बाई, मैंने लिख दिया है, इफ़ द लेंथ इज इंक्रीजेज बाई 10% देन परसेंटेज चेंज इन आर। तो आर में कितना % का चेंज आएगा अगर लेंथ में 10% का चेंज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें, देखिए 10% का इंक्रीज हो रहा है, तो अब परसेंटेज चेंज इन रजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो अच्छा आपको ये तो फार्मूला याद होगा ना, ये तो मैंने काफ़ी बताया, R1 और R2, R1 × 100 ये मैंने बताया है आपको, और L2 का स्क्वायर और L1 का स्क्वायर, ठीक है, × 100, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, याद होगा, ठीक है।
तो चलिए, जब भी परसेंटेज चेंज का अगर मैं, अच्छा ठीक है, पिछला क्वेश्चन में भाई ये तो हम नहीं लगाया, पहले कन्फ्यूजन क्लियर कर दे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे तो कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा होगा कि कौन सा किस में फॉर्मूला यूज है। देखिए उसमें पूछ रहा था कि लेंथ को इतना इंक्रीज करे तो बताइए कि न्यू रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज उसमें नहीं पूछ रहा है, तो अगर ये पूछे कि कितना टाइम्स रेजिस्टेंस हो जा रहा है ना, तो मुझे ये लगाना है, ये लगाना है कितना टाइम्स, मतलब आपको पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, वो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो मुझे ये लगाना है। अब पूछ क्या रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना रेजिस्टेंस में है, तो फिर वो फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किया जा रहा है, किस फार्मूले से ही क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस का टाइम्स पूछे तो ये, और परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछे तो वो फार्मूला। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अब सुनिए, आप देख रहे हो कि 2 गुना हम नहीं करें, क्योंकि अब 10% से ऊपर चला गया, और ये कि 5 से भी ऊपर है। ठीक है, देखिए एक और बात है कि 10% तक हम 2 गुना करते हैं, मतलब कई लोग जैसे, मतलब कई टीचर्स हमने देखे हैं, और वो सही भी है, उसी के आसपास आंसर होता है। बहुत होगा तो मतलब अगर 7% है तो अगर 2 गुना करेंगे तो 14% के आसपास ही वो वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो 2 गुना के आसपास ही हम लोग लिखते हैं, लेकिन अगर 10% से अगर अधिक है तो फिर सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो बताइए L2 जो लिखेंगे वो होगा L1 प्लस 10% L1 का, ऐसे 10% L1 ऐसे लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते भाई, स्क्वायर है ये, तो पहले L1 प्लस 10/100, L2 ही मेन, मतलब उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, तो पहले तो उसको किनारे से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो L1 प्लस ये हो जाएगा 1/10 L1 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर ही करते हैं, ये 10 तो क्या हो जाएगा 11 L1/10 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो मेरे पास L2 का स्क्वायर आ गया। ठीक, अब चलिए उस फॉर्मूला में हम लोग रख देते हैं जो भी है। तो चलो, ये परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस है, तो चलो देखते हैं। R2 माइनस R1/100 इक्वल टू, अब L2 की जगह पे ये रखेंगे पूरा, ये आपको एक्चुअली में बड़ा लग रहा होगा, मुझे पता है, पर यकीन करिए ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आप देखते जाओ। पर लेकिन बेसिक भाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर ही नहीं रहेगा, सिर्फ ट्रिक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यहाँ से L1 कॉमन निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे बनेगा 121 100 माइनस 1/L1 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, L1 स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100 ये रखे रहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा वहाँ पे, सॉरी 100 होगा ना, तो फिर यहाँ पे 121 माइनस 100/100 इंटू 100। ठीक है, ये हुआ। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 21, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, 21 बचेगा, तो 21% आया। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो 21% आया, अगर हम 10% से इंक्रीज कराएंगे। तो देखिए आप 2 गुने के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब मैं आपको कहूँगा कि 2 गुने के आसपास जो चारों ऑप्शन में दिया रहेगा ना, उसी को टिक कर देना है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा का चेंज ना हो। ठीक है, अब देखिए छोटी वैल्यूज होनी चाहिए, 10 20 या फिर 7% 8% इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसको नोट करिए। अब देखिए, अब जो हम लोगों ने पढ़ा वो तो सारी चीज़ें बेसिक्स थी। ठीक है, तो अब जो हम लोगों ने पढ़ने जा रहे हैं कि ये ट्रिक है, बेसिकली ट्रिक है, और ये ट्रिक उसी के लिए एप्लीकेबल है। मैंने उस चीज़ को अंडरलाइन करके आपको बताना चाहिए कि ये जो ट्रिक है ओनली फॉर मल्टीपल ऑफ 10%, ओनली फॉर मल्टीपल ऑफ 10%, मतलब जो 10 का मल्टीपल हो। जैसे क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 300 है, 400 है, 500 है,
150 है, कुछ इस तरीके से जब होगा ना, मल्टीपल ऑफ 10% अगर इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ में, तो उसके लिए ट्रिक है, मतलब इसके सिवाय और कहीं मत लगा दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक्चुअल में इसी पर ही बस आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एक 5% से कम वाले पे है और एक मल्टीपल ऑफ 10%, तो दोनों के पास मेरी ट्रिक है। एक 5% का जब होगा तो 2 टाइम्स कर देंगे, और 10 के मल्टीपल का है तो अब उसको कैसे करेंगे, अब देखिएगा। देखिए करेंगे कैसे, करना क्या है कि मुझे जी अगर 10% का इंक्रीज है मल्टीपल, तो करेंगे क्या, इसका 2 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे यानी कि 20 होगा। फिर उसके बाद एक जीरो को छोड़ करके जो बच रहा है उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एक जीरो को छोड़ के उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 21%। देखिए इतने में ही हो गया। अब मैंने पीछे जो किया था क्वेश्चन वो कितना बड़ा था, है कि नहीं, बस इतने से ही हो जाएगा। अब फिर से मैं कई लिखा हूँ, आपको याद हो जाएगा। देखिएगा कैसे, इसका क्या करना है, 2 गुना करना है, थर्ड ये इसका 2 गुना करना है, तो 2 गुना कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, और एक जीरो को छोड़ करके जो बच रहा है उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 44%। तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, पहले बता दें ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, परसेंटेज डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला, अब इसको क्या करेंगे, 2 गुना यानी कि 60, फिर एक जीरो को छोड़ करके जो बच रहा है इसका क्या करेंगे 9 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 69%, तो ये परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसका 2 गुना करना है, फिर एक जीरो को छोड़ करके जो डिजिट बच रही है उसको स्क्वायर करके जोड़ देना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो इतना होगा, फिर इसको छोड़ करके इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ कर देते हैं 140 49, तो ये क्या हो जाएगा 981%, ठीक है, ऐसा होगा, इतना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। चलो अब ये ट्रिक आपको बस सिंपल सी बात है, कब बस वार्निंग है कि यहाँ पे आपको 10% के मल्टीपल का होना चाहिए, ठीक है, ये दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको उसका क्या करना है, 2 टाइम्स करना है, और फिर उसके बाद एक जीरो को छोड़ करके स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद जोड़ देना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार रिवाइज करते जाइएगा। यकीन करो आपका क्वेश्चन जो अब आप बैठोगे ना, मतलब एग्जाम हॉल में, आपसे सन होंगे, मतलब कैलकुलेशन आप करोगे नहीं, बहुत तेज़ी से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बशर्ते बस आपका रिवाइज पूरा अच्छे से होना चाहिए। पूरे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व होते नजर आएंगे। जितना टाइम 3 घंटे मिल रहा है ना, उससे कम समय में ही सब क्वेश्चन सॉल्व होकर के बैठ जाएगा। बस आपको जितना पढ़ा रहे हैं वो याद होना चाहिए पहले से, बस आप यही रखते हैं उम्मीद कि आपको याद रहे। रिवाइज, उसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 5 से 6 टाइम पूरा रट जाइए, और फिर रटने के बाद जो क्वेश्चन बच रहे जितने आप सब लगा डालिए, ठीक है। अब हम लोग तो जितना क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इतना क्वेश्चन मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं कराते होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी इतना मोर देन इनफ है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, कितना परसेंट का इंक्रीमेंट है, 100% का इंक्रीमेंट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ को 100% इंक्रीज करा रहे हैं, तो बताइए परसेंटेज चेंज नहीं। तो ये 10 का मल्टीपल है, तो देखिए इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना करेंगे, 2 गुना किया, फिर अब क्या करना है, एक जीरो को छोड़ करके जो बच रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, एक जीरो को छोड़ करके जो बच रहा है 10, उसका स्क्वायर किया, तो फिर क्या हो जाएगा 200, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, अब जोड़ देंगे 300%, खत्म। 300% आंसर इज ए पार्ट। सिंपल, ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है कहाँ, AI-EEE में आया हुआ है 2003 में, ठीक है। बस इतने से ही सॉल्व होगा। मैंने कहा ना इतना आसान बन जाएगा कि एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, फिर भी तब पर भी इसको आसान बनाया गया है, नोट करिए। अब देखिए
इफ़ द परसेंटेज चेंज इन लेस देन 10%, अब 10% से जो कम चेंज होने वाले हैं उसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5% से लेस देन वाले तो हो गए, ठीक है। अब इसका भी देखिए, ये जो चीज़ बताने जा रही है ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। पहले आप ये सोचो कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए, है कि नहीं, रो एल बाई ए है। तो मैं क्या करता हूँ ना, अब देखिएगा कैसे लिखा जाता है वो डेल्टा आर, तो इसको लॉग लेते हैं, क्या करते हैं लॉग, फिर ये क्या होगा लॉग एल एन लेते हैं, एल एन रो प्लस एल एन एल बाई ए, ऐसे होगा। मैं जो बता रहा हूँ ना काफ़ी ध्यान से सुनते जाइएगा, एल बाई ए, ठीक है। ये जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर में आया कहाँ, डायरेक्टली लिख दिया जाता है, पर उसके बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, ये होगा। तो फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा इसको ऊपर से शुरू करते हैं, रो एल बाई ए, दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं, लॉग ना बोल करके एल एन बोल रहे हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। टेकिंग बोथ साइड एल एन, टेकिंग बोथ साइड एल एन, ठीक है। तो देखेंगे लॉग आर, फिर एल एन आर, मतलब एल एन ही आर, एल एन एल बाई ए, बार बार लॉग निकल जा रहे हैं, एल एन लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मैं अगर एल एन एम इंटू एन होता है तो एल एन एम प्लस एल एन एन होता है, तो ठीक है ना। तो इसको आप सोचो कि ये एम है और ये क्या है एन है, ठीक है। और एक होता है एल एन एम बाई एन होता है, तो एल एन एम माइनस एल एन एन, ठीक है। ये दो फार्मूला आप याद रखो, वैसे याद भी होगा। फिर एल एन आर, एल एन यहाँ रो रहेगा ना, रो प्लस, अब इसको लिखेंगे एल एन एल माइनस एल एन ए, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो फिर अब इसको क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर या फिर किसी भी वेरिएबल में। तो जब डिफ्रेंशिएट हम करते हैं लॉग एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं तो आपको पता होगा कि ये 1/x होता है डिफ्रेंशिएशन। और फिर जो अब ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर क्या लिखते हैं हम लोग, dx/dt, ठीक है। ये क्योंकि इसके वेरिएबल अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो 1/x लिखते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो dx/dt होगा। तो चलो अब लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे 1/r, यहाँ पे dr/dt, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/l dl/dt प्लस नहीं माइनस, सॉरी माइनस है ना, फिर 1/a, फिर dA/dt, ये होगा। अच्छा dt सब में से कॉमन ख़त्म कर दे रहे हैं, तो अब ये बन जाएगा dr/r, फिर dl/l माइनस फिर dA/a, ठीक है। ये चीज़ मतलब ऐसे आपको लिखना, मतलब अब क्या होता है कि इसको डायरेक्ट लोग लिख देते हैं, अब समझ नहीं आता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग लेकर के डायरेक्टली इसको कैसे लिख दिया जाता है वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ठीक से नोट करिए। ये वाला देखिए कि इफेक्ट ऑफ, ये तो देख रहे थे, अब शुरू है। अब ये वाला देखिएगा कि इफ़ द परसेंटेज चेंज इज़ लेस देन 10%, तो 10% से अगर कम का चेंज है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे। अच्छा सुनिए, हम लोगों ने लेंथ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जैसे अब क्या हो सकता है कि रेडियस में भी तो चेंज कर सकते हैं, हो सकता है रेडियस को इतने गुना बढ़ा दे, तो फिर उस समय क्या करेंगे, तो वो उसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और 10% से लेस देन वाले। तो देखिए पहले तो आप इसको ये देखो कि एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और फिर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसको भी करेंगे तो dx/dt, ठीक है। तो ये मैंने पहले आपको लिख लिया, ठीक है। इसको आप देखना, इसका होता है 1/x फिर dx/dt, ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं हम कि दोनों तरफ लॉग लेते हैं,
दोनों तरफ लॉग लेंगे यानी ln लेंगे, ln r ln k प्लस ln l स्क्वायर, ऐसे लेंगे। तो ऐसे जब लेंगे तो ये हो जाएगा ln r फिर ln k और ये हो जाएगा 2 ln l, ऐसे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये भी बता दूं कि अगर ln x की पावर n है तो उसको n ln x लिखते हैं, मतलब पावर जो है सामने आ जाती है, ठीक है। फिर अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/r dr टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ऐसा हो जाएगा dr/dt, ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 2 टाइम्स 1/l dl/dt होगा। फिर इसको लिखेंगे dr/r और ये हो जाएगा 1/dt, 2 टाइम्स dl/l और ये dt। अच्छा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म कर देते हैं इसको। तो अब इसको लिख सकते हैं dr/r इक्वल टू 2 टाइम्स dl/l परसेंटेज चेंज, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यानी कि dr/r परसेंटेज चेंज 2 गुना के चेंज के बराबर होता है चेंज इन लेंथ के, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको क्यों बताया, मतलब मैं पहले इसको डायरेक्ट लिख रहा था ना, पर मैं सोचा कि इसको बता भी दे कि ये चीज़ आती कैसे। पहले ln लेते हैं फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तब जा करके ये आता है, ठीक है। बुक्स में बहुत डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो डायरेक्ट लिखा जाता है उस पर आपको समझ में आए कि ये चीज़ आती कैसे है, ठीक है। अब देखो, इसको ये डिफरेंशियल फॉर्म में है तो इसी को हम लोग एवरेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? डेल्टा r/r, ऐसे d की जगह के वो वाला बड़ा चेंज वाला लिख देते हैं ऐसे। तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, ठीक। ओके, इसको ठीक से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने ये काफ़ी जोर दे करके समझाया था कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो वॉल्यूम कंजर्वेशन हम लोग लगाते थे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं, तो ये हटा करके कांस्टेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे ln r ln k, ठीक है, माइनस ln a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो माइनस लगता है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस लगता है। फिर इसको लिखते हैं 1/r dr/dt, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, 2 को बाहर इधर लिख देते हैं, फिर इसको लिख देंगे कि 1/a फिर da/dt, ठीक है। 2 को बाहर ले लेते हैं, तो फिर इसको लिखेंगे dr/r 1/dt इक्वल टू 2 टाइम्स da/ माइनस लगा हुआ है a 1/dt। तो ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूँगा dr/r परसेंटेज चेंज माइनस ये बता रहा है कि चेंज इन परसेंटेज जो होगा एरिया की वजह से वो रेजिस्टेंस में डिक्रीज होगा। अब एरिया को आप लोग बढ़ाओगे, परसेंटेज से बढ़ाओगे, तो बताओ रेजिस्टेंस तो परसेंटेज से घटेगा ना। एरिया को बढ़ाने से परसेंटेज तो घटेगा एरिया, तो वो निगेटिव साइन बस यही बता रहा है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पता नहीं होती है, इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। लॉग लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने में इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। अब ये होता है, कुछ इस तरीके से भी होते हैं। तो फिर इसको क्या लिखेंगे? r इक्वल टू k r की पावर 4, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? लॉग लेंगे k, फिर माइनस ln
आर की पावर 4 ऐसा लिख लेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं। चलो डिफरेंशियल वाला लिखते हैं, डी आर बाई आर, ये 0, फिर इसको क्या लिखेंगे 4, जो भी पावर है उसको बाहर लिख देंगे, फिर डी आर बाई आर ऐसे लिख लेंगे, -4 डी आर बाई आर परसेंटेज चेंज, ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस बस ये बता रहे हैं कि रेडियस को अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज का डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं हम, इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए वो लेंथ पर ही हैं, और कभी कभार रेडियस में दे दिया जाए तो उसका 4 गुना कर देंगे अगर दिखा कहीं क्वेश्चन तो। ठीक है, हर क्वेश्चन की हमारे पास थियरी बिल्कुल होनी चाहिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको नोट करिए पूरा अच्छे से। बस अब मैंने इसको इसी वजह से समझाया क्योंकि लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करना है, बेसिकली लॉग लिया डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएशन में आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो करके मैंने बता दिया। अब देखिए हम लोग लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, यानी कि नॉन ओमिक ग्राफ को हम देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा हम जानते हैं कि जैसे कि जो ओम्स लॉ होता है उसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो उसका हमने ग्राफ बनाया था V वर्सेस I ग्राफ, तो कुछ इस तरीके से बना था, या फिर अगर इसको चेंज भी करते थे तो मैंने बताता था कि बस वो भी ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का इन्वर्स हो जाता था, तो V वर्स I वर्सेस V, तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनता था। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए पहले एक बात जान लीजिए कि जो ओम्स लॉ है वो हाई टेम्परेचर पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे वैलिड नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर लो टेम्परेचर है और कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वैलिड है। तो देखिए अब ओम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड नहीं है, ऐसे कौन कौन से ग्राफ होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा देखिएगा, उसके फीचर्स पहले देख लेते हैं कि नॉन ओमिक ग्राफ के फीचर्स क्या हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखिए द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन ओमिक कंडक्टर। तो देखिए अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखते हैं तो आप जान लीजिए कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वो नॉन ओमिक ग्राफ है। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला दे रहा है कि द स्ट्रेट लाइन ग्राफ Vi डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि अब देखो मैंने ये कहा कि इस तरीके से कुछ ग्राफ है V वर्सेस कुछ इस तरीके से ग्राफ है। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से पास नहीं किया तो पहले वोल्टेज बढ़ाने पर, या फिर थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं I वर्सेस V, हाँ ठीक है, कि पहले वोल्टेज बढ़ाया तो कोई करंट फ्लो नहीं किया। ठीक है, कुछ सर्टेन वोल्टेज के बाद इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। तो एक्चुअली में यहाँ पर रेजिस्टेंस तो आपको दिख रहा है को कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। तो जब ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी दैट मीन्स ये क्या है, नॉन ओमिक ग्राफ है, नॉन ओमिक ग्राफ। तो पहली कंडीशन ये है कि पहले तो वो पास होना चाहिए ओरिजिन से। ठीक है, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तब जाकर के ओम्स लॉ होगा। तो ये जो है नॉन ओमिक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन भले है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, इस वजह से ये भी नॉन ओमिक ग्राफ है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे ये देखिए ये कुछ इस तरीके से Vi ग्राफ है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से फ्लो, तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप ये जो इसका स्लोप है ये रेजिस्टेंस देगा, यहाँ पे कुछ और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ और रेजिस्टेंस, इनकी स्लोप वेरिएबल है। तो ये भी नॉन ओमिक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। और दूसरी बात तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नॉन ओमिक ही ग्राफ है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है Vi, अब ये नॉन लीनियर वाला था ना, नॉन लीनियर यानी कि लीनियर नहीं ग्राफ है,
ठीक है। लीनियर नहीं ग्राफ है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस वेरिएबल कर रहा है, यानी वेरी कर रहा है, इसका मतलब है कि स्लोप उसका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वो भी नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब ये देखिए वी आई रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी, यानी कि वो साइन पर भी डिपेंड, यानी कि अगर वोल्टेज का हम साइन चेंज करेंगे तो करंट की भी वैल्यू चेंज होगी। जैसे पीएन जंक्शन में है, कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है पीएन जंक्शन का, तो वोल्टेज की अगर वैल्यू से चेंज कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे है, यानी कि अगर सोचिए -5 वोल्टेज है तो यहाँ पे अगर -5 वोल्टेज है तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कुछ और है, और यहाँ पे साइन चेंज करने पर भी यूनिक ग्राफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉन ओमिक ग्राफ है, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड है इसको कहते हैं, तो ये भी नॉन ओमिक ग्राफ है। तो पहले तो ये नॉन लीनियर ही है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये भी नॉन ओमिक ग्राफ है, ठीक। अच्छा, चौथा पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि वी आई रिलेशनशिप इज नॉन यूनिक। इसका मतलब ये है, ये टायरिस्टर का ग्राफ है, एक टायरिस्टर मतलब इंस्ट्रूमेंट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये नॉन यूनिक लिखा है ना ये चीज़, इसका मतलब ये है कि एक ही वोल्टेज पे आप देखो यहाँ पे करंट की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, यानी कि यूनिक नहीं है, यानी कि एक ही वोल्टेज पे एक ही करंट की वैल्यू मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही वोल्टेज पे दो करंट की वैल्यू मिली है। तो यानी कि वी आई ग्राफ है, इसकी भी एक प्रॉपर्टी कि वी आई ग्राफ अगर नॉन लीनियर है तो वो भी नॉन ओमिक ही ग्राफ होगा, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई कि अब कौन कौन से ओमिक ग्राफ है, कौन कौन से नॉन ओमिक ग्राफ है, हम देख करके पहचान में आ जाएगा कि पहले तो वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसको ठीक से नोट करिए आप, ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। ओके, एक आई वर्सेस वी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो इस आई वर्सेस वी ग्राफ में मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इस रीजन में मैंने डिवाइड किया है, ये जो ग्राफ है एक्चुअल में ये गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है, ठीक है ये। तो देखो एक्चुअल में इस रीजन में आप देखो, इस रीजन में स्लोप जो है पॉजिटिव है, यानी कि रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, और इस रीजन में आप देखो कि स्लोप क्या है, निगेटिव है, यानी कि इस तरीके से है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, निगेटिव, यानी कि रेजिस्टेंस की अगर नेचर भी चेंज हो रहा है ना, यानी कि पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव और फिर एक समय तो आप देखो यहाँ पे इन्फिनिटी भी आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्फिनिटी जीरो की बात हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से बात की हमें, उसका मतलब क्या है। तो अगर यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस का नेचर भी चेंज हो रहा है, यानी कि एक समय पॉजिटिव हो रहा है एक समय निगेटिव हो रहा है, तो वो भी नॉन ओमिक ही ग्राफ होगा। और ये नॉन ओमिक ग्राफ तो साफ दिख रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये था नॉन ओमिक ग्राफ का बहुत ही शॉर्ट में, बिल्कुल इससे ज़्यादा कुछ जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इतना ही है, ठीक है। अब इसको नोट करिए। अभी देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 स्लोप दिए हुए हैं, आई वर्सेस वी ग्राफ है, और इसमें जो ये वी ग्राफ है, ए जो ग्राफ है और उसकी एक्स एक्सिस से ना दे करके वाई एक्सिस से 30 डिग्री दिया हुआ है, और इसका जो है 30 डिग्री एक्स एक्सिस से है, ठीक है। तो पहले तो हम जानते हैं कि आई वर्सेस वी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो 1/r होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का इन्वर्स देता है। तो मुझसे इसमें पूछा है कि आर ए और आर बी का रेशियो बताइए, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि 10, पहले हम ए के बारे में बात करते हैं। तो अच्छा, ये जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा, क्यों होगा 60 डिग्री, एक्चुअल में ये 30 डिग्री है, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। पहली बात तो ये, तो 10 60 डिग्री, और ये किसके इक्वल होगा, 1/r ए के, ठीक है, क्योंकि ये
1030 1060 डिग्री जो है 1/RA के इक्वल होगा, ठीक। और इसकी वैल्यू होगी 1060 की √3, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1/RA इक्वल टू √3 है, तो इसका मतलब जो है RA इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है। इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजें, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 1030, ओके। 1030 की वैल्यू है यहाँ पे, यानी कि ये वाला ग्राफ 1/RB है, तो 1/RB, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। इसका मतलब ये है कि RB इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, √3 होगा, ठीक। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, सिंपल सी बात है, दोनों का रेशियो लेंगे तो RA/RB, RA जो है 1/√3 है, और इसका √3 ये नीचे आएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 1:3 का रेशियो है, ठीक है। ये होगा, तो अपना आंसर मैच कराओगे तो बी पार्ट आंसर इसका आएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक से ग्राफ है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब ये किसी चार्ज पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये होता है मोबिलिटी, ठीक। अच्छा, इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि आपको इस ग्राफ मतलब इस फॉर्मूले से देख करके ये समझ में आ रहा होगा कि VD/E, यानी कि इसका मतलब है कि जो मोबिलिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती होगी, ठीक है। तो पर ऐसा नहीं है, ध्यान में रखिएगा कि मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन फॉर्मूले से समझ आ रहा है कि ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं, कैसे उस पर डिपेंड नहीं करता है, ज़रा देखिएगा। म्यू इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, हम जानते हैं ये होता है, ठीक है। चलो रख देते हैं यहाँ पे VD की वैल्यू बाई m टाउ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो वो लिख देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोबिलिटी की जो फॉर्मूला आ गया E, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड बाई m, ये मेरे सॉरी ये E है और ये टाउ होगा ना, हाँ ठीक, ये आ गया। तो इस चीज़ पे अब देखो, अब यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे कहीं VD नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अब इस फॉर्मूले से मुझे समझ आ रहा है कि ये ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, तो दोनों पे ही डिपेंड ये नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन, अरे सॉरी, मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन does not depends on ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब डिपेंड किस पे करता है, आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या कहते क्या है कि E बाई, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा है तो E/m जो होता है स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इसी की खोज की थी उन्होंने। देखिए स्पेसिफिक चार्ज, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, किसको, E/m को, और इनटू रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, इसको, ये होता है मोबिलिटी, ठीक। अच्छा, अगर आपके पास दिया हुआ है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, तो अच्छा ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए इसका एक, अब देखिए मोबिलिटी का एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अच्छा ये बताइए, ये स्पेसिफिक चार्ज हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 दिए हुए हैं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन और मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल को अरेंज करना है इसके मोबिलिटी के। तो इसका E/m होगा और इसका जो होगा ये भी E/mp होगा, और यहाँ पे E/2 मास ऑफ प्रोटॉन के 2 टाइम्स होता है न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इस पे, और 4 मास ऑफ प्रोटॉन के 4 गुना उसका मास होता है, ठीक है। तो अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये इस तरीके से आएगा E/2mp, कुछ इस तरीके से आएगा।
तो ये दोनों वैल्यूज़ दिख रही है आपको सेम है। अब इन दोनों में आते हैं तो देखो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि मास सबसे कम है तो काफ़ी तेज़ी से भागेगा, काफ़ी तेज़ी से भागेगा, और चार्ज भी ई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाएंगे तो सब पे फोर्स जो है सेम लगने वाला है, क्यों? क्योंकि सब पे ई चार्ज है, ठीक है। और मास जो है यहाँ पे नीचे की तरफ दिखा हुआ है तो इसका 2m है, इसका 2m यानी कि स्पेसिफिक चार्ज इन दोनों का सेम है, तो लगभग दोनों का क्या होगा, मोबिलिटी सेम होगी। और इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसका इससे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका जो मास है कम है इन दोनों से, और इससे थोड़ा कम है इसका, ठीक है। तो ये मोबिलिटी का ऑर्डर हुआ, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक। तो अब ये टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म होता है, मतलब ये पूरा लेक्चर्स, ठीक है। अब इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर आएगा, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो वो 2 लेक्चर का है, पहले पार्ट 1 करेंगे, उसमें पूरा थियरिटिकल कॉन्सेप्ट होगा, फिर जितने थियरी के अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं पार्ट 1 में हम लोग करेंगे, फिर जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं वो पार्ट 2 में, तो पूरा अच्छे तरीके से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस 2 लेक्चर है, इसके बाद पूरा तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्किट पे आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, और वहाँ से बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ तक जो था अभी जो 2 लेक्चर तक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको ठीक तरीके से हमने ख़त्म किया पूरे क्वेश्चन के साथ, और इतने ही क्वेश्चन में सब कुछ आने वाला है, ठीक है। इसके सिवाय और कुछ बाहर से नहीं करने की ज़रूरत है, इतना ही आप रिवाइज कीजिए, वही क्वेश्चन कीजिए जो कराया है हमने, और थोड़े बहुत बुक से कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। इतना सफिशेंट है आपके मार्क्स पूरे फुल में आने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब 2 लेक्चर और इसके बाद है, फिर उसके बाद हम लोग सर्किट पे चले जाएंगे, ठीक है। सर्किट के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा, और फिर उसके बाद बिल्कुल इजी हो जाता है, फिर आगे चल करके धीरे धीरे बिल्कुल इजी टॉपिक हो जाती है। फिर अब जो ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर अप किया है, ठीक है।